हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है इथियोपिया। अगर आप एरिया वाइज देखें तो अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन वाइज देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले 14 वर्षों से एक डैम यानी कि बांध पे लगातार काम कर रहा था। हाल ही में यानी 9 तारीख को उस बांध का उद्घाटन हुआ। बांध का नाम क्या है? GERD यानी कि ग्रेट इथियोपिया रेनेसांस डैम। रेनेसांस का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की बात किया कि फिर से इथियोपिया को मजबूत करने की प्रैक्टिस जो है वो शुरू की जाएगी हर तरीके से, है ना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरीके से इथियोपिया को सशक्त करने की बात की जाएगी। लेकिन जब मैं इथियोपिया की बात कर रहा हूं तो क्या सिर्फ इथियोपिया ही इसमें एक हितधारक है यानी कि पार्टी है? नहीं, उसके जो पड़ोसी हैं जैसे मिस्र जो नाराज है, काफी नाराज है, सूडान जो थोड़ा सा दुविधा की स्थिति में। तो हम बात करेंगे कि क्या है ये डैम, क्या है इसका इतिहास, क्या है विवरण, क्यों मिस्र परेशान है, क्यों सूडान दुविधा में है और क्या है इसके रिपरकशंस। हर चीज पे हम बात करेंगे विस्तार से। तो पहले जान ले कि न्यूज क्या है, खबर क्या है। तो 9 सितंबर 2025 को इथियोपिया ने ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम यानी कि GERD जो है उसका उद्घाटन किया। सिर्फ एक बांध नहीं बन रहा, इथियोपिया के लिए बता रहा हूं, सिर्फ एक बांध नहीं है, पूर्वी अफ्रीका की भू राजनीति में एक नए युग की शुरुआत, ऐसा कहा जा रहा है, नए युग की शुरुआत। ठीक है, इथियोपिया के विकास के सपनों का प्रतीक है ये जो बांध है। ऐसा वहां के जो नेता है, लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इथियोपिया के जो सपने हैं, क्योंकि यार देखो ब्लैक कंट्री है और बहुत स्ट्रगल झेला है, बहुत स्ट्रगल रहा है ना, तो इस पे बात हो रही है। बल्कि मिस्र के साथ एक गहरे जल संघर्ष का केंद्र भी। तो एक पक्ष यह हुआ कि ठीक है, इथियोपिया का जो संघर्ष है, उसके जो सपने हैं वो वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन साथ में मिस्र भी है क्योंकि नील नदी पे बना है और नील नदी की 2 ट्रिब्यूटरी है, एक ब्लू नील है, एक व्हाइट नील है। ब्लू नील पे बना है, ब्लू नील बड़ा पार्ट कवर करती है और फिर फाइनली हम नील नदी पे भी बात करेंगे। वैसे आज की वीडियो में बताता चलूं, है ना। चलिए बस बताता चलूं कि स्टडी IQ में 12 सितंबर रात 11 बजे के बाद से जितने भी कोर्सेज उनकी फीस हाइक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो स्टडी IQ के P2I बैचेस में जुड़ जाए। अगर जुड़ना चाहते हैं तो टाइम से 9 सितंबर से हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है रेगुलर वो शुरू हो चुका है। 10 सितंबर से हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस भी शुरू, लेकिन विकास टाइप कोड का प्रयोग करेंगे तो 12 तारीख से पहले आपको जो अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है वो मिल जाएगा। 12 के बाद प्राइस हाई हो जाएंगे। तो वो भी स्टूडेंट जो बहुत सीरियस है अपनी जर्नी को लेके, अपने रास्ते को लेके, उन्हें मुझे ऐसा लगता है कि 12 तारीख से पहले जुड़ जाना चाहिए। कोड यहां पे चल रहा है विकास लाइव, इसका प्रयोग करेंगे तो डिस्काउंट आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। चलिए, मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, ये टाइटल डाल के भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं, ग्रुप पे बात होती है ना। ठीक है, चलो। तो क्या है GERD, क्या है, फिर थोड़ा सा तकनीकी विवरण एक बार देख लें जो डैम है उसके बारे में। तो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम ब्लू नील नदी पे स्थित है, बहुत बड़ा ये डैम है। इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो लगभग 170 मीटर की ऊंचाई, 170 मीटर है, फीट नहीं, ध्यान रखना, मीटर है। लगभग 55 मंजिला इमारत के बराबर ये, तो मतलब काफी ऊंचा है, काफी ऊंचा है ना। लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, इसका मतलब लेंथ भी बहुत ज्यादा है, लंबाई भी बहुत ज्यादा है। जल भंडारण क्षमता कितनी है? 74 अरब घन मीटर, दिल्ली के वार्षिक जल उपयोग का लगभग 20 गुना। तो मतलब दिल्ली जैसा अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश जो है वो वर्ष भर जितना जल उपभोग करता है उसका 20 गुना के लिए, तो इसका मतलब बहुत बड़ा है, विशाल है। तो आर्थिक रूप से तो बड़ा इथियोपिया के लिए शानदार रहेगा ये। लगभग 5150 मेगावाट बिजली जो है ये उससे उत्पादन की क्षमता है। इथियोपिया की वर्तमान क्षमता का 2 गुना ये अकेले बना सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होगी इथियोपिया के लिए, है। निर्माण लागत $4 अरब, $4 बिलियन पे बना हुआ है। लगभग 33,000 करोड़ रुपए। खैर उसमें डेटा पे नहीं जाता, यूपीएससी डेटा पे बहुत फोकस नहीं करता है। डेटा आपको वो काम का जो होता है ना वो पता होना चाहिए। ये मेरे PDF में जो हम ग्रुप में डालेंगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है। 2011 से 2025 यानी कि लगभग 14 वर्ष में इसका निर्माण हुआ। तो बहुत लंबे समय से निर्माण चल भी रहा था, निर्माण की बात भी हो रही थी और विवाद भी चल रहा था। तो उस पर भी हम आएंगे, विवाद पे भी आएंगे। स्थान की महत्ता क्या है? ये डैम ब्लू नील पे बनाया गया है, जो नील नदी की मुख्य सहायक नदी है। अभी मैं
आपको मैप से भी दिखा दूंगा। ब्लू नील इथियोपिया के उच्च पठार से निकलकर सूडान के व्हाइट नील में मिलती है और फिर मिस्र से होकर भूमध्य सागर में जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे जाके मिलती है। ब्लू नील नील नदी के कुल जल का 85% हिस्सा खुद प्रदान करती है। तो 85% हिस्सा क्या है, ब्लू नील जो है प्रदान करती है। आप इस मैप में देखेंगे अगर आप, तो ये है इथियोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहते हैं। ये ब्लू नील नदी है, आप देख सकते हो ये बड़ा पार्ट है। ये जो पार्ट है ये जाता है फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में मिलते हैं। यहाँ पे इजिप्ट है, ये सूडान है, ये बीच में पड़ रहा है। और इसी की दुविधा स्थिति की बात हम बाय द टाइम जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, तो 1929 में एक एंग्लो इजिप्शियन समझौता हुआ था, अंग्रेजों और इजिप्ट के बीच में एक समझौता हुआ था। क्या था, नील नदी के जल बंटवारे को लेकर। और आपको पता है कि नील नदी का जो वो पूरा क्षेत्र जो है ना, वहां पे अक्सर नील नदी के बंटवारे को लेकर इश्यूज होते रहते हैं, पहले भी हुए नील नदी को लेकर। तो वर्तमान विवाद 1929 के एक औपनिवेशिक समझौते की जड़ में छुपा हुआ है, जिससे निकल के आया है, जो ब्रिटेन और मिस्र के बीच हुआ था। क्या हुआ था कि मिस्र को नील के जल पे प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार दिया गया, ठीक है, मिस्र को अधिकार दे दिया गया, देश तो बाकी भी थे, है ना। यह समझौता इथियोपिया, सूडान, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कांगो है, कई देशों को बांधता था। तो ये सारे देश इस समझौते को मानेंगे जिसमें मिस्र को सारा उपयोग करने का अधिकार दे दिया गया है ना। वीटो पावर क्या, मिस्र को ऊपरी नदी बेसिन में किसी भी परियोजना को रोकने का अधिकार मिला। तो अगर नीचे वाले में आप थोड़ा बहुत अपने स्थान की नदी को तो रोक नहीं पाएंगे, नदी जहां जहां जो कैचमेंट एरिया तो जा रही है, अपने क्षेत्र में आप कर लीजिए, लेकिन लिखा है ना कि ऊपरी नदी बेसिन में जिसका टॉप वाला पार्ट है वहां पे आप नहीं कर सकते, मिस्र वीटो कर सकता है उस पर, है ना। 1959 में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ, किसमें, मिस्र और सूडान के बीच में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि नील के जो कुल जल का 55.5 अरब घन मीटर मिस्र के पास, 18.5 अरब घन मीटर सूडान को मिला, ये इस समझौते में। तो यहां पे सूडान मिस्र से समझौता कर रहा है, ठीक है। अन्य नदी तटीय देशों को कोई हिस्सा नहीं हुआ। तो वही है कि आसमान से गिरे खजूर पेट के, एक जगह मिस्र को बहुत मजबूत किया गया, अगले में मिस्र थोड़ा कम, लेकिन फिर सूडान थोड़ा आ गया, बाकी देशों को क्या किया गया, टाटा बाय बाय, चलो, ठीक है। आधुनिक चुनौती क्या है, आधुनिक चुनौती यह है कि इथियोपिया और अन्य ऊपरी नदी तटीय देश इन औपनिवेशिक समझौतों को नहीं मानते, अस्वीकार करेंगे, कोई भी करेगा। निश्चित तौर पर वो नदी जहां जहां से गुजर रही है, जो भी कैचमेंट एरियाज है, आसपास के एरियाज है, देश है, उनका भी तो अधिकार है, तो उनकी बात को कैसे नकारा जा सकता है ना। तो ये आधुनिक स्तर पे दिक्कत चल रही है। चलिए, हितधारक और उनकी चिंताएं, तो हम इथियोपिया, मिस्र और सूडान, हम तीनों की बात करेंगे। चलो, इथियोपिया का दृष्टिकोण क्या है, निश्चित तौर पर विकास की आवश्यकता, मैंने बताया ना कि दुगना बिजली वहां पे बन सकती है, जो इथियोपिया की संपूर्ण आवश्यकता है। तो इथियोपिया की 130 मिलियन जनसंख्या में 45% के पास बिजली की जो पहुंच है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, है ना। स्वदेश वाली मूवी देखिए, वो बिजली वाला जो सीन आता है। औद्योगिक विकास क्या, डैम से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव संभव हो सकेगा। मैं कहता हूं कि जब भारत में डैम बन रहे थे तो नेहरू जी ने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर, तो निश्चित तौर पे कोई भी देश डैम यानी कि बांधों के इंपॉर्टेंस को जानता है। इथियोपिया जैसा देश या अफ्रीका के वे देश जो लगातार पिछड़ेपन को देखते रहे, झेलते रहे, उनके लिए इस प्रकार के बांध का निर्माण निश्चित तौर पर सही। राष्ट्रीय गौरव क्या, प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, यह सभी काले लोगों की महान उपलब्धि है। ब्लैक्स वहां पे हैं और वो एक संघर्ष लगातार चलता गया, ब्लैक बनाम व्हाइट का संघर्ष आपको पता है कि अफ्रीका में बहुत पहले से चला। एक व्यक्ति थे जिनको नोबेल मिला था इस संघर्ष के अगेंस्ट में, आप बता सकते हैं उनका नाम क्या था, है ना। और वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े थे, कमेंट में बताते जाइएगा ना, है ना। आर्थिक लाभ क्या है, ऊर्जा निर्यात, तंजानिया तक फैली पावर लाइनों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, पैसा ले सकते हो उसके लिए। विदेशी मुद्रा आय, यस, बिजली निर्यात से अरबों डॉलर की आय संभावना हो जाएगी इनमें। और क्या होगा कि निश्चित तौर पे प्रत्यक्ष रूप से बड़े स्तर पे रोजगार का सृजन भी होगा। इस प्रकार से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है, इस प्रकार से कोई भी अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट आता है, तो निश्चित तौर पे रोजगार भी वहां पे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अब मिस्र की बात कर लेते हैं। मिस्र की चिंताएं क्या है, अस्तित्व का संकट, ठीक है। मिस्र अपने 97% जल के लिए नील पर निर्भर, नील नदी पे, है ना। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने क्या कहा कि इसे अपनी जल सुरक्षा के लिए अस्तित्वगत खतरा बताया है। जो एक देश के राष्ट्रपति हैं इथियोपिया के, वो कह रहे हैं कि ये काले लोगों की महान उपलब्धि है, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे अस्तित्व पे खतरा है, क्योंकि मैक्सिमम जो नील का पानी है, मतलब सॉरी, नील के पानी पे ही मैक्सिमम उनकी डिपेंडेंसी है।
तो खतरा होगा ही, है ना। मुख्य डर उनका क्या क्या है? जल प्रवाह में कमी, डैम भरने और संचालन के दौरान नील का जलस्तर कम हो सकता है। जब इतना बड़ा डैम है तो निश्चित तौर पे जो फ्लो है उसको तो प्रभावित करेगा ही, इस पे दिक्कत है। कृषि पे प्रभाव क्या? मिस्र के 95% कृषि योग्य भूमि नील डेल्टा में, तो इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक नुकसान क्या? जल की कमी से 15 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। तो एक जगह जहां रोजगार सृजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रोजगार जाने की नौबत भी आ रही है, ऐसा मिस्र कह रहा है, ठीक है। और क्या है? पानी की कमी से आंतरिक अशांति हो सकती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। निश्चित तौर पे बड़े स्तर पे लड़ाइयां पानी के कारण भी हुई हैं। इवन भारत पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा पानी है, भारत बांग्लादेश में एक बड़ा मुद्दा पानी है। उधर तीस्ता है, इधर किशन गंगा प्रोजेक्ट, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड फॉर द सेक ऑफ दिस, इवन आप जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो पानी तो निश्चित तौर पे अशांति का एक बड़ा मुद्दा है, दो देशों के बीच में रहता है, तो यहां पे भी वो रहेगा, है ना। अब इसमें सूडान को भी देख लेते हैं। सूडान की दुविधा है, क्या है, जटिल स्थिति में क्यों है? अगर बात करें तो नियंत्रित जल प्रवाह से बाढ़ की रोकथाम होगी तो लाभ है यहां पे उसको, है ना। सस्ती बिजली, क्योंकि बाकी देशों को उपलब्ध कराएगा तो सूडान को भी करा देगा, तो सस्ती बिजली मिलेगी, ये उनके लाभ है। यहाँ पे उनके यहाँ पे जो नेविगेशन है, जो रूट नेविगेशन, उसमें सुधार आएगा, है ना। संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं? अचानक अगर डैम टूट गया तो क्या होगा? खैर इस प्रकार की चीजें तो खैर काल्पनिक भी होती है, पर अगर टूट गया तो फिर तो बह जाएगा सूडान, इतने फोर्स से पानी आएगा। मिट्टी की कमी से कृषि उत्पादकता में गिरावट आएगी, जो अपने कैचमेंट एरिया में जो मिट्टी लेके जाती है, खाद गाद लेके जाती है, वो सब जब कम होगा तो निश्चित तौर पर कृषि पे इसका असर पड़ेगा। 1959 के समझौते के तहत मिले पानी में कमी आएगी। तो 1959 में जो सूडान और मिस्र के बीच पे समझौता हुआ था, जहां पे एक बड़ा भाग मिस्र को मिल रहा था पानी का, छोटा भाग सूडान को मिल रहा था, अब वो भाग भी उतना नहीं मिल पाएगा, ऐसा सूडान की दुविधा है। फायदे भी है, दुविधा भी है, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो किसी ऐसे देश के लिए, किसी ऐसे बड़े डैम पे जिसपे वो 14 वर्षों से काम कर रहा था, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, एक बड़े हर्ष का क्षण है। लेकिन इस प्रकार की उपलब्धि जब हम ज्योग्राफिकली देखते हैं तो बाकी जो एडजेसेंट कंट्रीज होते हैं, देश होते हैं, उनके लिए खतरे का भी साधन हो सकता है। तो निश्चित तौर पे जो बाकी देश हैं वो अपनी जो आपत्ति जता रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, आपत्तियां जरूर आती हैं। ये जरूर है कि आपस में मिल बैठ के एक ट्राइपार्टाइट अलायंस बना के इस बात पे एक समझौते पे आया जा सकता है कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, नुकसान को कैसे कम किया जाए, फायदे को कैसे बढ़ाया जाए और आपसी सहमति कैसे लाई जाए। है तो क्या है, अगर इसमें एक सेंटेंस में पढ़ देता हूं, ठीक है। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम भविष्य न केवल 3 देशों के भाग्य को तय करेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनेगा। पूरी दुनिया के लिए क्या बनेगा? मिसाल बनेगा। बस एक कहानी देख लीजिए, आधुनिक अफ्रीका के सपनों, संघर्षों और संभावनाओं की कहानी है ये डैम, ये बांध। इसका समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ये 3 देश अपने राष्ट्रीय हितों को क्षेत्रीय कल्याण के साथ संतुलित कर सकते हैं। दैट इज द की पॉइंट। जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो जो क्षेत्रीय कल्याण है, उसके साथ बैलेंस कर सकते हैं क्या? अगर तो कर सकते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अगर कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अफ्रीका जैसे देश के लिए ये बड़ा अवसर है, जो कहते हैं ना यूरेका मोमेंट। लेकिन उस यूरेका मोमेंट के साथ हमको ये भी देखना होगा कि बाकी देश नाराज ना हो, उनका नुकसान ना हो। ये भी इथियोपिया को देखना होगा। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है उसके साथ भी सेम चीज है कि 12 तारीख के बाद प्राइस ज्यादा हो जाएगा। कबीर दास से ये बैच शुरू है, मैं ही बैच पढ़ाता हूं, तो वो बैच 1 से 4 का जो बैच है, उस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अधिकतम। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो बैचेस की मूल्य वृद्धि है 12 सितंबर से हो जाएगी रात 11 बजे से, तो उसके पहले जुड़ जाइए विकास लाइव कोड के साथ। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम, स्कैन कीजिए, जुड़िए, बातें की जाएंगी। एक प्रश्न मैंने पूछा था एक व्यक्ति को लेकर, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए, आप जरूर उनका नाम बताइएगा। अफ्रीका के ही थे, बड़े ही फेमस थे और वो अश्वेत आंदोलन के एक लीडर भी थे। कमेंट में नाम बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।